Achiever tutorial, friends. So today we are going to talk about the first chapter from your geography subject, that is the resource and the development. Next. Okay, so first, meaning. What is the meaning of the resource? Word resource: everything available in an environment which can be used to satisfy a need, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource. रिसोर्स का मीनिंग क्या है? जो भी चीज़ हमारे पास एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरतें पूरे करने में एक 3 कंडीशंस दी गई है। जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल मतलब उसको हम टेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजेबल मतलब उसका कॉस्ट जो है हम उसको बेयर कर सकते हैं। और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब हमारे यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करे, तो हम उसको रिसोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या। बाहर अगर आप जाओ, अन्य राज्यों में जाओ, अन्य देशों में जाओ, तो वहाँ पे जो है बीफ इज़ अलाउड, लेकिन यहाँ पे तो वहाँ पे एक टाइप का बीफ को लिविंग लाइफ स्टॉक या तो उसको रिसोर्स की तरह देखेंगे। लेकिन वही अगर हम इंडिया में देखें तो बीफ को जो है रिसोर्स की तरह नहीं देख सकते, बिकॉज बीफ जो है यहाँ पे हमारे काऊ को जो है ऐसा इस गॉड की उपमा दी गई है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कोई भी रिसोर्स जो है, या तो हर चीज़ जो है रिसोर्स को प्रोड्यूस करने से लेके एक्सेस करने से लेके, ये सारे चीज़ जो है इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। हमें यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है ताकि वो रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सके। इंस्टीट्यूशन की इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो रिसोर्स को आइडेंटिफाई किए हैं उसको हम उसमें इस्तेमाल मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। हाँ, ये चीज़ों तीनों जो है ये चारों चीज़ जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, कैसे? ह्यूमन बींग्स जो है फिजिकल एनवायरनमेंट से जो है रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको प्रोसेस करने के बाद उसको इस्तेमाल में लाते हैं, और इस्तेमाल में लाने के बाद उसके जो है इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस रिसोर्स को जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इन सारे चीज़ में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम रिसोर्स बोले तो वो है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली लिविंग रिसोर्स विच हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द रिसोर्स, विच हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब जो है हम डिफरेंट रिसोर्स के टाइप्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो सबसे 2 टाइप के रिसोर्सेज रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्स, अनदर वन इज abiotic resource. Now, biotic resource, these are obtained from biosphere and have life such as human being, flora and fauna, fisheries, living stock. जितने भी जीव जंतु या तो जितने भी ऐसे रिसोर्स जिसके अंदर लाइफ है वो जो है बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। Abiotic resource, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resource. For example, rocks and metals. So जितने भी resource जिसमें कोई लाइफ नहीं है उसको abiotic resource में हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब देखते 2 टाइप के रिसोर्स रहते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी पे। वन इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड अनदर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब वो कितने टाइम तक रह सकते हैं, क्या वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं कि नहीं। जैसे पेट्रोल इज एन एग्जॉस्टिबल प्रोडक्ट। सनलाइट इज एन नॉन एग्जॉस्टिबल प्रोडक्ट। ओके, फर्स्ट, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resource. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. Okay. Renewable resources का मतलब ये बोल देंगे जो resources को हम रीन्यू कर सकते हैं या तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय वे ऑफ फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल
प्रोसेसेस, वो सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्स में आएंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स में आएंगे. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, this occurs over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. So those resources which cannot be renewed or which cannot be reproduced will come under the non-renewable resources, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वो सारे जो है ये हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट करेंगे. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्यों हम इसे काउंट करेंगे? बिकॉज इनको प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम जाता है. इट गोज थ्रू अ whole lot of natural process around millions of years it takes in order to get produced, and once they are used they cannot be used again. तो इसके लिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम इन्हें काउंट करते हैं. नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप में दो टाइप के रिसोर्सेज रहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स, फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्स. These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses, and other property. Plantation, pasture land, bonds, waters in well, etc. are some of the example of resource ownership by individual. तो रिसोर्सेज हम ओनरशिप के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब मालिकाना हक जिसको बोलते हैं. इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब क्या? जिस पे हमारा हक है. जैसे कि हम सिटीज़ में देखें तो फ्लैट्स, प्लॉट्स, कंपनी की ज़मीन, ये सारी जो है हम इंडिविजुअल रिसोर्स में काउंट करेंगे. विलेज में देखें तो वेल हो गई, ट्यूबवेल हो गई, खेती बाड़ी की एक लैंड हो गई, तो ये सारे जो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज में हम काउंट करेंगे. जहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, जैसे मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट इन एक्सचेंज इन अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. तो मैनी फार्मर्स जो बहुत सारे फार्मर्स की खुद की लैंड रहती है, वो उनको गवर्नमेंट ने उनको अलॉट की रहती है. क्यों गवर्नमेंट अलॉट करती है? बिकॉज वो जो है फार्मर्स जो है उस लैंड के सामने उनको कुछ ना कुछ रेवेन्यू पे कर रहे रहते हैं इसके लिए. ओके. और अर्बन एरियाज़ का भी इधर एग्जांपल्स दिया है, प्लॉट्स, हाउसेज और मैनी एंड अदर प्रॉपर्टीज़. प्लांटेशन, पेस्चर्स, लैंड, पॉन्ड्स, वाटर्स इन वेल एक्सेट्रा सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय. और ये डिफरेंट और भी छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम इसको एज अ रिसोर्स को काउंट कर सकते हैं इन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. नेक्स्ट, अंडर द सेम हेडिंग, नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. There are resources which are accessible to all the members of the community. Village commons, public parks, picnic spots, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there. So the resources which are available to everyone, irrespective of whether whom they belong to, will come under the community owned resources, such as parks, playgrounds, government hospitals, गवर्नमेंट ऑफिसेज. ये सारे जो है, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बोल सकते हैं, हाँ एग्जांपल आएगा ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी. ये जितने भी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, जिसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लेम नहीं कर सकता, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में आएंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, ग्रेजिंग लैंड, ब्यूरियल ग्राउंड्स एंड विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, on the basis of ownership, next है national resources. Technically all the resources belong to the nation. The country has legal power to acquire even private property for public good. अगर हम legal terms में देखें तो सारी की सारी जितने भी resources हैं, irrespective of whether whom they belong to, either they are privately owned or either they are publicly owned, all the resources belong to nation. You might have seen roads, canals, railways being constructed on field owned by some individuals. यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि बहुत सारे ऐसे रेलवेज़ के जितने भी, अगर आज भी आप देखो जिधर जिधर न्यू रेलवे लाइन बनाई जा रही है, वो मोस्टली ऐसे लैंड पे बनाई जाती है जो कि किसी और पर्सन की रहती है. हालांकि जो है गवर्नमेंट जो है उनको उस लैंड खरीदने के टाइम पे उनको कंपेंसेशन करती है जिसकी वो लैंड रहती है. तो हम ये इधर से इस एग्जांपल से एक्चुअली उन लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी रिसोर्सेज है वो मोस्टली नेशनल रिसोर्सेज ही गिनाई जा सकती है. Okay, urban development authorities get empowered by the government to acquire land. All the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical mile from the coast termed as territorial water and resource therein belong to the nation. तो urban development
अथॉरिटीज़, जितनी भी अथॉरिटी है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है, उनको जो है गवर्नमेंट एम्पावर करती है कि आप जो है लैंड को एक्वायर कर सकते हो इर्रिस्पेक्टिव टू विच दे बिलोंग टू whom दे बिलोंग टू। whom दे बिलोंग टू को यहाँ पे क्यों बताया है, ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज गवर्नमेंट के पास ये राइट्स रहता है कि, मैं आपको फिर से यही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास ये राइट्स रहता है कि आप जो है किसी अथॉरिटी को राइट दिया हुआ रहता है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि आप जो लैंड चाहे एक्वायर कर सकते हो। लेकिन अगर आज के प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो उसमें गवर्नमेंट को सामने वाले को कंपेंसेट भी करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic areas up to 12 nautical mile from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। यहाँ पे बहुत ही एक important line बताया है कि सी कोस्ट से पॉलिटिकल बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल इज़ अराउंड 1.85 किलोमीटर, तो कोस्ट से जितनी भी 12 नॉटिकल माइल्स की जो एरिया है और उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज है, प्लांट रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, एनीथिंग, दे विल कम अंडर whom, दे विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। वो लैंड भी हो तो भी 12 नॉटिकल माइल्स काउंट करेंगे कोस्ट से, और अगर वो कोस्ट के बाहर सी लेवल, सी बॉर्डर भी हो तो उसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स को हम काउंट करेंगे इसमें, किसके अंदर? नेशनल रिसोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। There are international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical mile of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the concurrence of the international institutions. तो international resources जो रहती है, they are being managed by the international institution. So the resources, the oceanic resources which are beyond the 200 nautical mile of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize this। तो जो भी ओशन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद की जितनी भी रिसोर्सेज है, वो ओशियनिक रिसोर्सेज जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है, और उस रिसोर्सेज को कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती, भले ही वो कोई भी हो। विदाउट लीगल प्रोसीडिंग आप जो है यहाँ तक कि उस इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर भी नहीं जा सकते। अगर आपको उस इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर ट्रैवल भी करना है तो आपको इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशंस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं कि रिसोर्स कौन से डेवलपमेंट के कौन स्टेज में है या कौन से स्टेज में जो है वो रिसोर्स है, उसके बेसिस पे हम उसको रिसोर्स को बाइफर्केशन किया गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन particularly Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far this have not been developed properly। Potential resources वो resources है जिसको हमने आइडेंटिफाई तो किया है एक पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन उसका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन वो रिसोर्सेज है, आइडेंटिफाई भी किया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है राजस्थान, गुजरात का। राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट और गुजरात के वेस्टर्न पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट एकदम बैरन लैंड जैसे और खाली है, और बीच में माउंटेन्स भी नहीं है, तो वहाँ पे जो है हवा तेज चलती है। क्योंकि वहाँ पे हवाएं तेज़ चलती है तो उसके वो रीजन में पोटेंशियल है कि हम विंड और सोलर एनर्जी को डेवलप कर सके। विंड और सोलर एनर्जी की मदद से उसके बहुत सारे फ़ायदे हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसको हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है और डेवलप नहीं हुआ है वो, दे हैव नॉट बीन सो फार डेवलप प्रॉपरली। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको आइडेंटिफाई किया है लेकिन इस्तेमाल में नहीं लाया है और उसको डेवलप नहीं किया उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको हम जो है उसके कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility। अब developed resources वो है जिसको आइडेंटिफाई भी किया है, उसके क्वालिटी को भी आइडेंटिफाई कर दिया कि ये क्वालिटी का रिसोर्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड, एक गोल्ड का हम एग्जांपल लेते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन में आपको गोल्ड मिला, उसको आपने सर्वे किया कि हाँ भाई ये लैंड में गोल्ड है,
उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया और उसकी क्वांटिटी को भी आइडेंटिफाई कर दिया है कि हम इतना यूटिलाइज इसके अंदर से, इस ज़मीन से जो है इतना गोल्ड निकलेगा, ये क्वालिटी का निकलेगा और इतना क्वांटिटी का निकलेगा। ठीक है। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। हाँ, अब लेकिन यहाँ पे एक क्या पॉइंट बताया कि उस रिसोर्स को डेवलप करना, उस गोल्ड को निकालना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी, और क्या उस टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना फिजिबल है कि नहीं है। तो इस टाइप के रिसोर्सेज जिसको आइडेंटिफाई किया है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को भी चेक किया है और जिसकी टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी को भी चेक किया है, उस टाइप के रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। नेक्स्ट, stocks, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access this are included among the stocks. So ऐसे resources जो आइडेंटिफाई की गई है, जिसके पास पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, जो हमारे काम में आ सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम काम में लाए, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक में काउंट करेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम स्टॉक में काउंट करेंगे। मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ऐसे मटेरियल जिसके पास पोटेंशियल हो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने का, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस रिसोर्स को एक्सेस कर सके, ऐसी टाइप की रिसोर्सेज को हम स्टॉक में काउंट करेंगे। नेक्स्ट, रिजर्व्स। Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirement. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Reserves ऐसी resources में जाने जाएंगे जिसके ऐसे वो ऐसी टाइप की resources है जिसको हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक उसको इतना यूज़ नहीं किया है। हमारे पास टेक्निक भी है, हमारे पास टेक्निकल्स भी है, हमारे पास मेथड्स भी है जिससे हम उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ऐसे टाइप के रिसोर्सेज को हम रिजर्व्स में डालेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया, रिवर वाटर। रिवर वाटर से हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक मेथड से। तो लेकिन फिर भी हम उस रिवर वाटर को बहुत ज़्यादा लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो ऐसे टाइप के रिसोर्सेज को हम रिजर्व्स में काउंट करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐसी रिसोर्सेज जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने में, जिसकी टेक्निक्स भी है हमें कि जिस टेक्निक्स भी है हमारे पास जिससे हम उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम रिसोर्स को यूज़ कर सकें, लेकिन फिर भी हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज को हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो ऐसे टाइप के रिसोर्सेज को हम रिजर्व्स में काउंट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है रिवर वाटर। विद द हेल्प ऑफ द रिवर वाटर वी कैन जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल वी आर नॉट जनरेटिंग इट, हेंस here the river water will be counted under reserve। तो ऐसी टाइप की रिसोर्सेज को हम जो है रिजर्व कैटेगरी में डालेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही, यहाँ तक ही हम करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इससे आगे भी बढ़ेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड स्टे सेफ।